नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी एमएलए के गनर की दबंगई देखने को मिली है। पत्रकार की जमकर यहां पर पिटाई की गई है, पत्रकार से बदसलूकी की गई है, उसका मोबाइल तोड़ दिया गया है। मोबाइल से वीडियो बना रहा था पत्रकार। थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी नेता के गनर ने पत्रकार की बुरी तरह से पिटाई की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लाठी भांजी जा रही है, लाठियों से पीटा जा रहा है एक पत्रकार को। पत्रकार की जमकर पिटाई की गई है। पत्रकार पुलिसकर्मी से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं। उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से लाठी से पिटाई की जा रही है एक पत्रकार की। पत्रकार वीडियो बना रहा था अपने मोबाइल फोन से, लेकिन पत्रकार की जमकर यहां पर पिटाई कर दी गई है। बरेली का ये पूरा मामला है। बीच सड़क पर दबंगई की गई है, एक पत्रकार की पिटाई की गई है। दरअसल एक पत्रकार अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, लेकिन उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। बीजेपी एमएलए के गनर की ये दबंगई है। बीजेपी एमएलए के गनर ने बुरी तरह से लाठी डंडों से पिटाई की है एक पत्रकार की, और ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लाठियां बरसाई गई है एक पत्रकार पर। उसका मोबाइल तक तोड़ दिया गया। बरेली से दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, क्यों एक पत्रकार की पिटाई की गई है? भाई मैं आपको बता दूं, बस पत्रकार का इतना कसूर था, उसने विधायक के खिलाफ कोई खबर चला दी थी, जिस पर विधायक के गार्ड एकदम गर्मा गर्माई में आ गए और आज उनको मौका मिल गया। उन्होंने पत्रकार की जमकर पिटाई रोड पर ही कर दी। जो कि मैं आपको बता दूं, NH-24 नेशनल हाईवे है, उस पर उन्होंने उसकी पत्रकार की पिटाई कर दी। उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। तस्वीरों आप देख रहे हैं साफ, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया है। तरीके से ये पिटाई की जा रही है। बीच सड़क की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक पत्रकार की पिटाई की जा रही है, लेकिन वहां पर किस मामले को लेकर के, किस बात को लेकर के, क्या कोई बातचीत इनकी हुई थी जो वहां पर विवाद हुआ और उसकी पिटाई कर दी गई? देखिए, ऐसा कोई मामला विवाद इसी बात का था कि उसकी जो एक खबर जो चल गई थी, जिसके बारे में विधायक जी काफी नाराज थे और विधायक विजय सिंह के गार्ड ने उन पर हमला कर दिया और मौजूद थे। दीपक, क्या विधायक इस दौरान यहां पर मौजूद है जब पत्रकार की पिटाई की जा रही है? देखिए, इस समय विधायक तो मौजूद नहीं थे और ये गार्ड थे जिसको कहीं ना कहीं इसको बरगलाया गया है कि पत्रकार की पिटाई करी, जिस कारण उस गार्ड ने पत्रकार की पिटाई करी है। तरफ से फिलहाल शिकायत की गई है। हाँ, फिलहाल शिकायत करी गई है और बरेली प्रशासन का साफ कहना है उस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी उसकी पिटाई के खिलाफ। लेकिन के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस महकमे ने की है? अब नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। फिलहाल उस पर पुलिस प्रशासन साफ कहना है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, काफी दबंगई की ये तस्वीरें, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पत्रकार ने एक विधायक के खिलाफ खबर छापी थी, जिसके वजह से विधायक जो है वो नाराज थे और इसी वजह से अब उनका जो गनर है उसने इस पत्रकार की पिटाई की है। और पत्रकार की पिटाई करते वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से मोबाइल भी उनका तोड़ दिया गया है और बहुत बुरी तरीके से बीच सड़क पर मारपीट की गई है। बीजेपी एमएलए के गनर की तरफ से ये मारपीट का मामला सामने आया है। फिलहाल पत्रकार की तरफ से शिकायत जरूर दी गई है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की बेंच ने कफील पर
लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को भी रद्द कर दिया है और रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और वहीं कोर्ट का शुक्रिया अदा भी उन्होंने किया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने अलीगढ़ प्रशासन की ओर से लगाए गए एनएसए को रद्द कर दिया और डॉक्टर कफील को तत्काल ही जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि देर शाम तक अलीगढ़ जिला प्रशासन की ओर से रिहाई संबंधी कोई भी ऑर्डर मथुरा जेल नहीं भेजा गया था, जिसके कारण रिहाई अटकी हुई थी और आधी रात को मथुरा जेल पहुंचे रिहाई के ऑर्डर के बाद डॉक्टर कफील को रिहा किया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुबह ही रिहाई का आदेश कर दिया था, लेकिन बाद में रिहा होते ही डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और एसटीएफ का एनकाउंटर न करने के लिए धन्यवाद भी किया। तो जेल से रिहा हो गए हैं डॉक्टर कफील खान और लगातार जिस तरीके से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम बातें कही जा रही थी और विपक्ष भी जमकर के निशाना साध रहा था योगी सरकार पर डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर के। अब जैसे ही डॉक्टर कफील की रिहाई हुई है तो तमाम विरोधी नेताओं ने भी न्यायपालिका का धन्यवाद किया है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी की बात हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर कफील की रिहाई पर उन्हें बधाई दी है और साथ ही साथ आजम खान का भी मुद्दा उठाया है और आजम खान को भी उन्होंने साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर कफील की रिहाई हुई है, योगी सरकार को, यूपी सरकार को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। तो ऐसे में अब कई सवाल यूपी सरकार पर उठ रहे हैं और इसी बीच डॉक्टर कफील ने भी रिहा होते ही योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिंकू शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रिंकू, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ कहा है डॉक्टर कफील ने रिहा होने के बाद? जी मैं आपको बता दूं, मथुरा में डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर जी मथुरा में कल देर रात को रिहाई हुई। रिहाई को करीब कई घंटे ड्रामा चलने के बाद उनको मथुरा जेल से रिहा किया गया था, जिन्होंने एएमयू में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर रास्ता की कार्रवाई की थी। उस पर भी कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ताओं ने भी वो जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पूरे मामले में जब पहले ही आदेश दे दिए गए थे हाईकोर्ट की तरफ से, तो क्यों देरी की गई इतनी, क्यों आधी रात को उनको रिहा किया गया? जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश जो अलीगढ़ डीएम को दिया गया था, उसको आदेश को मथुरा जेल प्रशासन पर लेट से आने के कारण उनकी रिहाई देर से हो पाई। कर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जेल से रिहा हो गए हैं डॉक्टर कफील खान और रिहाई के बाद उन्होंने योगी सरकार पर जो है जमकर के निशाना साधा है। जिस तरीके से उन्होंने उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और एनएसए के तहत उन्हें जेल भेजा गया था। जिस तरीके से देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसी प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और उसी के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में जब एक याचिका दायर की गई और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में रामनगरी में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी तक नक्शे में बदलाव की बात कही जा रही थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का नक्शा भी अब पास हो गया है और बुधवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि अब जल्द ही मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू किया जाएगा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 70 एकड़ परिसर के 2 नक्शे स्वीकृति के लिए जमा किए थे। विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने बताया है कि एक नक्शा 2,74,000 वर्ग मीटर के लेआउट का है और ये ओपन एरिया है, जबकि दूसरा नक्शा राम मंदिर का है जो 12,879 वर्ग मीटर कवर क्षेत्र में है। दोनों नक्शे बोर्ड की बैठक में पास कर दिए गए हैं और इन पर लगने वाले ट्रैकर्स का आकलन किया जा रहा है, जिसे जमा करने पर नक्शे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। तो राम मंदिर का जिस तरीके से भूमि पूजन किया गया और अब जो नक्शे उससे एक दिन पहले ही जारी किए गए थे राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, तो अब उनको विकास बोर्ड के पास भेजा गया और वहां पर उनको सर्वसम्मति से जो बैठक हुई है नक्शे पर, अब वहां पर सर्वसम्मति से दोनों ही नक्शों को पास कर दिया गया है और उसी को लेकर के अब तमाम जो बातचीत है, तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। जिस तरीके से टैंकर्स जमा करना होगा पहले
ट्रस्ट को और उसके बाद अब दोनों नक्शे ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन एक तरफ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनकी तरफ से यह कहना है कि नींव का काम जो है वो नींव की खुदाई का काम अब शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देश भर में एक जश्न का माहौल देखने को मिला था 5 अगस्त के दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस कार्यक्रम में शिरकत की थी, और अब मंदिर के जो दोनों नक्शे हैं वो पास कर दिए गए हैं। एक राम मंदिर का नक्शा और एक जो ओपन एरिया का जो नक्शा है लेआउट का, वो दोनों ही सर्वसम्मति से बैठक में पास कर दिए गए हैं। गौरव मिश्रा अयोध्या से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जिस तरीके से नक्शों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है, कब तक अब राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसमें तेजी आ जाएगी और कब तक इन नक्शों पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और मंदिर के जो नक्शे थे, 2 नक्शे ट्रस्ट की तरफ से दिए गए थे विकास बोर्ड को, और अब दोनों ही नक्शों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में कंसावती नदी पर बना पुल टूट गया है। भारी बारिश का कोहराम देश भर के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अब भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण मेदिनीपुर का यह पुल टूट गया है। नदी के दोनों तरफ कई गांव हैं जिनका संपर्क अब पुल टूटने के कारण आपस में टूट गया है, और तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि पुल जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, और जिसके कारण स्थानीय लोगों को अब आने जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी दूसरे पुल के लिए कई किलोमीटर ज़्यादा दूर का सफ़र अब यहाँ आसपास जो गांव हैं आपस में जो आते जाते थे एक दूसरी तरफ, तो अब उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र पुल जो कई गाँवों के बीच में था वो अब टूट गया है पूरी तरह से। और ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पुल जो है वो टूट गया। কখন ভাঙলো ব্রিজটা? ব্রিজটা সকালে ভেঙেছে। কি করে ভাঙলো এটা? এটা ওভারলোড গাড়ি পেরানো, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। বহুদিন এটা ব্রিটিশ আমলের পোল, বহুত দিনে এটা করে গেছিলো ব্রিটিশ আমলের ইয়েতে করে গেছিলো সেনারা, তখন একটা গাড়ি উল্টে যায়, সেই সূত্রে এই পোলটা হয়েছিল। এবং এইটা ওভারলোড যিনি গাড়ি পার করার জন্য এইটা হচ্ছে ভেঙে যায়। না, এখন তো নতুন পোলটা চালু হয়ে গেছে। নতুন পোল চালু হয়ে গেলে নতুন পোলও আর থাকবে না দুদিন। কেন? তার কারণ ওভারলোড গাড়ি পেরোবে, বালি গাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম অভিষেক। भारी बारिश का कहर ही ये देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है और तमाम जगहों पर जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। ये पुल टूट गया है, और जो दोनों तरफ जो गांव बसे हुए हैं अब उनमें जो आवागमन होता था या जो भी काम धंधे के लिए एक दूसरी तरफ जाते थे, अब उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये पुल अब टूट गया है, इस पुल से जो आसपास के गांव थे वो क्रॉस करते थे इस नदी को, लेकिन अब उनको दूसरे पुल तक जाने में काफ़ी समय भी लगेगा और काफ़ी दूर भी जाना पड़ेगा, और तब जाकर के कहीं वो क्रॉस कर पाएंगे इस नदी को। लेकिन जिस तरीके से ये पुल टूटा है, ये अपने आप में एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। हालांकि इस हादसे में किसी भी जानी नुकसान की कोई अभी तक खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हादसे के बाद आम लोगों को कहीं ना कहीं अब उनके सामने एक पार से दूसरी तरफ जाने में अब उनके सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। जिस तरीके से ये पुल टूट गया है, अब इस पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता है, तो अब ऐसे में उनको दूसरा पुल जो आसपास होगा उसकी अब तलाश करनी होगी, और वहीं से जाकर अब दूसरी तरफ वो जा पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत उनके सामने, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तमाम जगहों पर बाढ़ का भी आलम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस तरीके की घटनाएं होना आम बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इसकी वजह से आम लोग जो यहाँ पर स्थानीय लोग रहने वाले हैं आसपास के गांवों में, उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, और ऐसे में अब मेदिनीपुर से यह खबर सामने आई है जहां पर कंसावती नदी के ऊपर बना ये पुल टूट गया है, और ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब इस पर किसी भी प्रकार से आने जाने की कोई स्थिति नहीं बची है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ से आया जाया करते थे, जिनका आवागमन इसी पुल से होता था, जो काम धंधा अपना इस पुल से गुजर करके चलाते थे, अब वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को
परेशानी का सामना अब करना पड़ेगा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर जो पानी का जो तेज बहाव है वो काफ़ी तेज बहाव है और जल स्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में यह पुल अब टूट गया है और आम लोग जो एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ पर जाते थे। शांतनु बनर्जी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये जो पुल टूटा है इससे कितने गांव के लोग प्रभावित होंगे? हाँ, देखिए, पश्चिम मेदिनीपुर का जो गरबता इलाका है, गरबता इलाका में हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, जैसे शिलावती और कंसावती जी, दोनों नदी का मतलब इतना पानी, सबसे बड़ी बात जो है ये इतना भारी मात्रा से जो पानी भर गया, काफी दिन जो बारिश जो चल रहा था, बारिश के वजह से, तो इसी नदी का जो दो पास में जितना भी गांव है वो गांव का मतलब कई मतलब गांव में जो मतलब बाढ़ आ गया था। तो आज अचानक सुबह मतलब देखा है जो शिलावती नदी जो है, वो शिलावती नदी का मतलब जो ब्रिज है, बहुत एक लंबे ब्रिज था, वो ब्रिज मतलब टूट चुका है। क्योंकि अभी आप देखिएगा वो ब्रिज का दो क्षेत्र पर दो अलग अलग मतलब जगह है, एक है विष्णुपुर और दूसरा है गरबेता। और सबसे बड़ी जो मतलब समस्या हो गया, फिर विष्णुपुर से गरबेता आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और गरबेता में कोई अस्पताल से लेकर, कोई दवाई खाना से लेकर, कोई मार्केट और कई भी जगह मतलब विष्णुपुर से जो लोग आते हैं वो उसी लोगों के लिए सबसे परेशानी होगा। जो अगर कोई रास्ता अंदर में कोई बीमार में पड़ जाए, अगर कोई महिला का अगर कुछ हो जाए, कोई बच्चे लोगों का कुछ हो जाए, तो मतलब वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो सामने खड़ा हो गया। लेकिन अभी सबसे जो सवाल आता है, जो मतलब बहुत पुराना था ये ब्रिज, बिल्कुल शांतनु, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी लापरवाही का ये नज़ारा देखने को मिला है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी भागों और खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अगले 6 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर बारिश या गरज के साथ हल्की फुहार पड़ने का अनुमान भी जताया है। और वहीं राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा और लगभग पूरे राज्य में हल्की से लेकर के भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार जताए। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में अलग अलग हिस्सों में मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, एक अलर्ट अब जारी किया गया है। अलग अलग हिस्सों में हल्की से भारी बारिश तक के आसार जताए गए हैं। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 14 स्थित बरौली में कार सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दुर्गेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी मनीष यादव को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले दुर्गेश यादव पीजीआई के वृंदावन सेक्टर 14 में रहकर के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और बुधवार सुबह कुछ कार सवार लोग घर पहुंचे और घर में घुस करके गोली मार दी गई। दुर्गेश को पेट में गोली लगी है, जिससे उसकी मौत हो गई है और आशंका है कि रुपए के लेनदेन को लेकर के ही यह विवाद हुआ है और इसके बाद दुर्गेश को गोली मारी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है और जिस तरीके से राष्ट्रीय जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी इस तरीके की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। 112 नंबर पे एक सूचना आई सेक्टर 14 में गोली चलने की। मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ सूचना सही पाई गई। आप वहाँ जाने के बाद घायल को तत्काल एसएचओ पीजीआई और पुलिस के द्वारा वहाँ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। मौके पे जा करके पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग आपस में ज़मीन का काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। सुबह कुछ लोग उनके घर पे आए जो कि बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। उनके कमरे में गए, काफ़ी देर आपस में बातचीत किए। उसके बाद नीचे उतर के आए, किसी बात पे कहा सुनी हो गई, किसी पैसे की लेकर के संभवतः कहा सुनी थी और उसके बाद उसी गुस्से में गोली मार के चले गए। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर। पुनीत, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? जिस तरीके से आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, चाहे वो राजधानी क्षेत्र लखनऊ की बात क्यों ना हो, वहां से भी तमाम लगभग इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं।
जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जो राजधानी लखनऊ है वहां से भी हर दूसरे या तीसरे दिन एक ना एक मर्डर की खबर जरूर आती है और एक बड़ा मर्डर होता है जिससे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये जो प्रकरण है, हम अपने दर्शकों को पूरा इस प्रकरण के बारे में बताना चाहेंगे। पीजीआई थाना क्षेत्र आता है, ये वृंदावन सेक्टर 16 में दुर्गेश यादव रहते थे। कहने को वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था अपने भाई मानवेंद्र के साथ, जो कि एक कथित पत्रकार भी है और एक मीडिया बैनर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कल बुधवार आज सुबह कुछ लोग इनके यहाँ पर पहुंचते हैं और कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद गोली चलती है और गोली इनके पेट में लगती है। 112 नंबर मिलाया जाता है, पुलिस आती है, इनको ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराती है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर पर डॉक्टर इनको जवाब दे देते हैं। उसके बाद जब इसकी तहकीकात शुरू करी गई तो कई कड़ियां खुल करके सामने आई हैं। जिस मकान में ये रह रहे थे वो एक सचिवालय कर्मी का है, जिसने बिना किसी लिखा पढ़ी, बिना वेरीफाई कराए सीधे इनसे ना कोई एग्रीमेंट किया है ना कुछ, और इनको किराए पर मकान दे दिया था। कई दस्तावेज मिले हैं, कई मार्कशीट है, कई फोटो है, कई ऐसे दस्तावेज है जिससे पुलिस को पहला शक ये है कि ये या तो जाली मार्कशीट बनाने का काम करते थे या फिर नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को झांसा देने का एक ये पूरा ग्रुप था। इसमें मनीष यादव से इनकी कहासुनी हुई थी और पुलिस का कहना है कि कहासुनी पैसों के लेन देन को चल करके हुई है। और इसमें एक महिला है पलक, वो और मनीष आए थे और पैसे को लेकर के कहासुनी हुई। उसके बाद मनीष ने फायर कर दिया और दुर्गेश के पेट में गोली लगी और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया जब उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा रहा था। हालांकि कुछ ही देर के दौरान जो चारू निगम है डीसीपी और जो एसीपी है बीनू सिंह, वो खासा एक्टिव रही। उनकी टीम ने दबिश दे करके मनीष को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी सहित वो गिरफ्तार हुआ है। और एक लेकिन सवालिया निशान खड़ा हो रहा है उस सचिवालय कर्मी पे जिसने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसके अपने घर में रहने को दिया। अराजक तत्व आते थे, कुछ गतिविधियां ऐसी थी जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें मार्कशीट बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं जाली जो मार्कशीट बनाने का रैकेट है उससे जुड़ा हुआ है। और पुलिस अब कड़ी से कड़ी तलाश कर रही है। मनीष से पूछताछ करी जा रही है। पलक सहित 4 लोग फरार हैं जिनसे पूछताछ करनी है पुलिस को, उनके लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस ने कुछ ही घंटे में इसका खुलासा कर दिया। जी हितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से जो प्रॉपर्टी डीलर की जो हत्या की गई है उससे भी सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई के तो जिस तरीके से लखनऊ में ये पूरा मामला सामने आया है, कार सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को मौत के घाट उतार दिया है और इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। जिस तरीके से लगातार इस मामले में तार से तार, कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो ये मामला बड़ा नजर आ रहा है। जिस तरीके से घटनास्थल से जो मार्कशीट भारी संख्या में बरामद हुई है उससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्जीवाड़े का काम भी चलता था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।